हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आरबी, पंकज, श्रेया, लल्लन, चांदनी, चंदन, प्रीति, रिया, नमस्कार। तो आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 और आई होप आपको लेक्चर 3 क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों को छोटे मोटे डाउट्स थे उनको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। ठीक है, क्लियर है एकदम? स्टार्ट करें। और आज का गोल हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करें स्टार्ट। तैयार हैं आप सभी लोग? चलिए भाई, तो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4, आज का गोल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। लेकिन हम आपके डाउट देख लेते हैं लेक्चर 3 तक के। ठीक है, लेक्चर 3 के। लेक्चर 3 में कई लोगों को डाउट्स थे, कई वॉइस मैसेज मैंने आपको भेजे, आप लोगों ने सुने हो उनको तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी जो मैक्सिमम लोगों के डाउट थे उसको अपन क्लियर कर देते हैं। एक सवाल आपका ऐसा था जिसमें करेक्शन है। क्या करेक्शन है? मैंने यहां पर एक अलग से रिएक्शन कंसीडर कर ली थी, जबकि इस क्वेश्चन में यही रिएक्शन दे रखी थी। तो यहां करेक्शन ये था कि जो आपके लास्ट टर्न पर सवाल था ना, उसमें उन्होंने मतलब टाइपिंग एरर थी, यहां पर इक्विलिब्रियम साइन ले लिया था। तो मुझे लगा कि एक रिएक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी, जबकि इक्विलिब्रियम साइन यहां नहीं था। यहां सिंगल एरो वाला था, यहां सिंगल एरो, और यहां इक्विलिब्रियम था। मतलब जो आपकी पहली रिएक्शन है वो आपकी मास्टर रिएक्शन है इसमें। ठीक है, इसलिए लोगों को कंफ्यूजन भी रहा था इसमें। तो क्लियर कर लेते हैं इसको। मास्टर रिएक्शन है बेटा ये पहली वाली। अब आप इस रिएक्शन को मास्टर रिएक्शन मानेंगे फर्स्ट को, और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सेकंड स्टेप इज द आरडीएस। तो ये आपकी स्लो रिएक्शन है और ये आपकी फास्ट रिएक्शन है। ये है आपका एक्चुअल क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है? मास्टर रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे। क्या आएगा? के एनओ की पावर एक्स और Br2 की पावर वाई। मास्टर रिएक्शन से ऐसी रेट लिखते हैं। ठीक है, स्लो रिएक्शन से रेट लिखेंगे तो के, भाई इसका मैंने के मान लिया, इसको K1 मान लो, है ना। K1 NO की पावर 1 और Br2 की पावर 1। अब हम मैच कराया करते हैं किसको? मास्टर रिएक्शन के रेट लॉ को कंपेयर कराते हैं किससे? आरडीएस वाले से। फास्ट के लिए तो हम रेट लॉ लिखते ही नहीं है, फास्ट की सिर्फ हेल्प लगती है ना। अब हम इसको मैच कराएंगे और ये मैच कर चुका है। मैच कर चुका है इसका मतलब ये दोनों सेम है, के और K1। एक्स क्या है यहां पर? 1, और वाई क्या है यहां पर? 1। मतलब यहां पर फास्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि मैच कर गया पहली बार में, है ना। तो फर्स्ट टाइम ही मैच कर गया तो फास्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब X1 और Y1 आया। आपको क्या चाहिए था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू एनओ। एनओ के रेस्पेक्ट में तुम्हें ऑर्डर चाहिए, तो एनओ के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चाहिए, मतलब 1 आंसर है आपका। हां, अगर इसी क्वेश्चन में ओवरऑल ऑर्डर पूछ लेते तो ओवरऑल ऑर्डर आपकी 2 आती। ठीक है, क्लियर है? तो ये सवाल आपका एक्चुअली था। डन है एकदम? समझ गए बात को? तो करेक्शंस आप इसमें कर लीजिए, और जैसे ही करेक्शन हो जाए तो मुझे बता दीजिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा अगले सवाल पर। क्लियर है एकदम? डन? चलो भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर फिर से समझा दो इसको। तो आइए फिर से समझते हैं, सवाल पढ़ लें जरा। द रेट ऑफ रिएक्शन आपको इसके लिए ये बता रखी है कि -dN2O5/dt, DNO2/dt, DO2/dt ये गिवन है। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है इसकी। आपको रिलेशन बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन के लिए आप डिफरेंशियल रेट लॉ तो लिख लोगे ना। इसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ क्या आएगा? -dN2O5 डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट 2dt। ऐसी रेट लिखते हो, इज इक्वल टू, प्लस लगाएंगे प्रोडक्ट के लिए DNO2 बाय
कितना है 4 dt इज इक्वल टू प्लस में DO2 बाय 1 dt लिख सकता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, कॉफिशिएंट 1 है। अब इनकी वैल्यूज गिवन है ना तुम्हें, तो किस किस की वैल्यू गिवन है, माइनस DNO2 अपॉन dt इसकी वैल्यू गिवन है, प्लस में DNO2 डिवाइडेड बाय dt इसकी वैल्यू गिवन है, और DO2 बाई dt इसकी वैल्यू गिवन है। ये तीनों वैल्यू आपको गिवन है बेटा सवाल में। क्या क्या वैल्यू है, K टाइम्स N2O5 डिवाइडेड बाय 2, K डैश टाइम्स N2O5 डिवाइडेड बाय 4, और K डबल डैश टाइम्स N2O5 डिवाइडेड बाय 1। ये आपको पता है। तो अब आप N2O5 यहां से काट दो, तीनों जगह आ रहा है, ये कटेगा तो यहां आएगा K/2 इज इक्वल टू K डैश बाय 4 इज इक्वल टू K डबल डैश बाय 1। अब आपको K और K डैश और K डबल डैश का रिलेशन चाहिए, तो मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो K/2 इज इक्वल टू K डैश बाय 4, तो यहां से K डैश आ जाएगा 2 टाइम्स K, और एक बार मैं इसको बराबर कर दूं किसको, K/2 इज इक्वल टू K डबल डैश बाय 1, तो यहां से K डबल डैश आएगा क्या K/2। तो ये दो आपके रिलेशन आ चुके थे, बदलापुर आपका आंसर आया था, चेक कर लो जरा एक बार। तो आपको जब किसी इक्वेशन का रेट लिखना है तो उसमें कॉफिशिएंट तो देंगे ना, आपको कॉफिशिएंट तो लेने ही पड़ेंगे ना आपको, है ना। और आपको माइनस DN2O5 बाई dt की वैल्यू दे रखी है। हाँ वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी वैल्यू पुट करो ना सीधी सीधी। क्लियर, समझ गए बात को, डन हो गया एकदम, चेक कर लो जरा। और अगर आपने लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा लगे ना कि सर ये डाउट है, ये समझ नहीं आ रहा, तो आप एक बार फिर से देखा करो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, वीडियो का फायदा उठाओ ना भाई। आपके पास वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में तो आई जाते हैं ना क्लास के बाद, तो आप उसको बार बार देख लिया करो कि सर ने ऐसा क्यों पुट किया। डन, चलो अगला सवाल देखें जरा। एक ये सवाल था कई लोगों का डाउट, ये आपकी मास्टर रिएक्शन है तो इसके लिए रेट क्या लिखोगे, K1O3 की पावर x, और स्लो वाले से रेट लिखोगे K2O इंटू O3। अब कई लोग इसमें ऐसा दिमाग चला रहे थे कि सर हम यहां पर x को 1 ले लेते और इसको 0। अरे भाई क्यों ले लोगे, इसको 0 क्यों ले लोगे, जब इसकी पावर 1 है तो इसको 0 क्यों ले लोगे। देखे मैंने आपके कमेंट, अरे जब पावर 1 है तो 0 अपने मन से ले लोगे क्या। इसको हटाना है भाई ऑक्सीजन को, कैसे हटेगा, फास्ट की हेल्प से। इसके लिए K इक्विलिब्रियम क्या लिखूंगा मैं, O इंटू O2 डिवाइडेड बाय O3। तो यहां से तुम्हारा O आ जाएगा K इक्विलिब्रियम O3 बाय O2। अब इसको यहां पुट कर दो, तो यहां आ जाएगा K2 के साथ साथ आ जाएगा K इक्विलिब्रियम O3 बाय O2, और एक O3 पहले से था, तो यहां से रेट का एक्सप्रेशन बनेगा K2 इंटू K इक्विलिब्रियम O3 का होल स्क्वायर और O2 की पावर -1, और K2 इंटू K इक्विलिब्रियम को मैं K1 लिख सकता हूं। अब यहां पर लोगों को यह कंफ्यूजन था कि सर प्रोडक्ट पे क्यों डिपेंड कर रही है। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन आपके सिलेबस में रिएक्टेंट वाले ही क्वेश्चन है, सिर्फ एक सवाल ऐसा है जो मैंने बताया आपको ये, ठीक है। ये सवाल है जिसमें O2 पर भी डिपेंड करती, क्यों, ये रिएक्शन स्लाइडली रिवर्सिबल होती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा फिर O2। तो O3 से O2 जो बनना चाहिए था वो एक्चुअल उतना नहीं बनता जितना आपको रिवर्सिबल से बनना चाहिए। भाई स्लाइडली रिवर्सिबल है, मान लो O2 बनना था 4 मोल, लेकिन रिवर्सिबल हो गया 0.2 मोल, तो 3.8 मोल मिलेगा आपको ओवरऑल, ठीक। अब एक बच्चा कह रहा सर O2 कैसे आया, अरे भाई O2 सॉल्व करने से आया, मैंने कुछ अलग तो किया नहीं है, जो तरीका है वही फॉलो किया, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आपको सॉल्व करने से मिल रहा है ये। तो ये आपका रेट लॉ इसका आ जाएगा,
ओवरऑल ऑर्डर इसकी क्या बोलोगे बताओ, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर आएगी 2 - 1 यानी कि 1। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ओजोन आएगा 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2 आएगा -1। अब कई बच्चे इसी में घूम रहे हैं कि सर K2 इंटू के इक्विलिब्रियम K1 कैसे हो गया। अरे भाई रेट एक्सप्रेशन जो है वो ये है ना तुम्हारा, तो रेट एक्सप्रेशन अगर ये है तो वो तो दोनों सेम ही होंगे ना, क्योंकि मास्टर इक्वेशन तुम बना रहे हो। ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। आई होप अब आप लोगों को क्लियर रहा होगा। एक सवाल ये वाला था आपकी जिंदगी में, इसका डाउट देख लो क्या है। एक रिएक्शन दे रखी है फॉलो सेकंड ऑर्डर। अब कई लोग इसी में ही कंफ्यूज हो गए कि सर ये सेकंड ऑर्डर क्या होता है। अरे भाई सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ऑर्डर 2। ऑर्डर क्या है आपकी 2 है, और ऑर्डर 2 है तो इसके लिए मैं R इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, अगर मैं इसका रेट कांस्टेंट K मान लूं तो A की पावर 2 लिख सकता हूं ना। और अगर मैं B के फॉर्म में रेट लिखूं तो प्लस dB डिवाइडेड बाय 1 dt। अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B निकालना है, तो तुम्हें प्लस dB बाई dt की वैल्यू चाहिए ना। अब 1 को इधर ले जाओ, बात बराबर है। अरे 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, सेम ही आता है ना। तो प्लस dB बाई dt, तो प्लस dB बाई dt तुम्हारा आया Ka²। अब मुझे बताओ डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन। बताओ अगर मैं ए को डबल कर दूं, इसको डबल कर दूं तो 2² हो जाएगा ना, और 2² कितना होता है 4 होता है, तो 4 टाइम्स हो जाएगी आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। 4 टाइम्स हो जाएगी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। क्लियर है एकदम, क्लियर है। अब हमें तो dB बाई dt की वैल्यू चाहिए ना। चलो बेटा बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये कहानी थी आपकी डाउट्स की जो मैक्सिमम लोगों को थे। ठीक है, बाकी छोटे मोटे डाउट थे। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर 5/1.25 4 कैसे आया, तो इसके लिए आपको बेटा मैथ्स थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी। तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर ये डिवाइड करना नहीं आता है तो डॉक्टर नहीं बन सकते। फिर अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये डिवाइड तो आने चाहिए ना। एक का कहना था कि सर आपने वो जो A² करके कुछ लिखा था केसी टाइप का, फिर आपने इसको केसी की पावर 1/2 कैसे लिख दिया। अरे भाई ये अंडर रूट होता है, अंडर रूट लेना आना चाहिए आपको। तो बहुत ज्यादा आपको रॉकेट साइंस टाइप की मैथ्स नहीं चाहिए कि भयंकर वाली मैथ्स हो आपकी, बहुत भयंकर वाली, कि ऐसी भयंकर मैथ्स हो कि मतलब तुम सिग्मा इग्मा सॉल्व कर रहे हो ऐसे जैसे मैथ्स में होता है कि तुम्हें ऐसा दे दिया n=1 से n=∞ तक, लो भैया 2 की पावर x माइनस वाई प्लस Z/2 सॉल्व करो इसको, है ना। इस टाइप की मैथ्स थोड़ी है, सिंपल मैथ्स है यार, इतनी तो आनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, सिंपल मैथ्स आनी चाहिए। तो जब कभी भी आपको कुछ ऐसा लगे कि नहीं आपकी जिंदगी में सही नहीं चल रहा है, तो मैथ्स सही होनी चाहिए आपकी, सब सही हो जाएगा फिर। ठीक है, और आप ये बात मान के चलो कि आपको केमिस्ट्री आती है, आपकी मेन समस्या ही गणित है। आपको केमिस्ट्री आती है, आपकी मेन प्रॉब्लम मैथ्स है, आप ये समझ लो। ठीक है, और ये बात आप मान लो कि अगर आपसे न्यूमेरिकल में इस तरीके की छोटी छोटी गलतियां हो रही तो आपको मैथ्स सुधारने की जरूरत है, ना कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो सिखा देंगे आपको। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा, जो इंटीग्रेशन के बाद मिलता है। ठीक है, जो इंटीग्रेशन के बाद मिलता है। आइए जरा इंटीग्रेशन खेल लेंगे। मान लीजिए मैंने कोई एक ऐसी रिएक्शन कंसीडर कर ली कि ए से बन रहा है प्रोडक्ट। ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। समझना जरा बात को। ठीक है, और ये रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। ये मैं मान के चल रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है पहले से ही कि फर्स्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन में गिवन रहता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मुझे इसके लिए आप माइनस dA/dt, भाई कॉफिशिएंट 1 है ना, ये क्या बोलोगे, ये रेट बोलोगे, आर, यही बोलोगे ना। आर क्या बोलोगे, माइनस dA/dt, डिफरेंशियल रेट लिखना है। तो सही बात है कि नहीं, ये बताओ, सही बात है कि नहीं। तो आर क्या आ गया, माइनस dA/dt।
और अगर मैं इसका रेट कांस्टेंट के बोल दूं तो रेट लॉ से आर क्या आ जाएगी, के टाइम्स ए की पावर 1। सर यहां 1 क्यों लगाया, क्योंकि हमें पहले से बता रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो ए की पावर एक्स लगाना चाहिए, तो एक्स 1 हो जाएगा। तो हम सीधे ए की पावर 1 लिख सकते हैं ना, क्यों, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं अपन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये दोनों चीजें सेम ही है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जब बराबर करोगे तो क्या लिखोगे बताओ यहां पर, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए। क्या ये बात सही है? ठीक है। अब मैं dt को उधर और a को इधर ले आता हूं और माइनस भी उधर कर देता हूं, तो ऐसा दिखेगा, dA अपॉन a इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्या ऐसा लिख सकता हूं? मैंने a को नीचे ले गया और dt उधर ले गया, क्या यह बात सही है? चेक कर लो। ठीक है। अब मैं यहां पर एक इंटीग्रेशन आपको लिख देता हूं, फॉर्मूला क्या, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ये एक फॉर्मूला मैथ्स का होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो लिख लो। dx अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x। और एक फॉर्मूला और जरूरत पड़ेगी यहां, dx का अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये होता है x। तो ये दो फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, ये दो फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां पर लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट कैसे लगाते देखो, मैं ये मान लेता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पर, ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू 0 पर a की कॉन्सेंट्रेशन C0 है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम लिख रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C0 है। ठीक, t इज इक्वल टू t पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, Ct है। मैंने ये मान लिया कि t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है और t इज इक्वल टू किसी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C0 से कम होगी। क्यों? a तो तुम्हारा कम होगा ना भाई, अगर a रिएक्टेंट है तो वो कम होता है, तुम्हें पता है। तो C0 से वैल्यू कम होकर Ct तक पहुंच गई। ठीक है, C0 से वैल्यू Ct तक पहुंच गई। चलो भाई अब अपन लिमिट लगाएंगे। कैसे? जब तुम्हारा k तो कांस्टेंट है तो k को बाहर कर दो इंटीग्रेशन के, जब तुम्हारा टाइम 0 है उस टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन C0 है, देखो, और जब टाइम t है उस टाइम पे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन Ct है। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? लिमिट सही लगाई मैंने। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा किस तरीके से, देखना जरा, dA अपॉन a का इंटीग्रेशन होगा ln a, यही होगा ln a, और लिमिट में यहां पुट कर दूंगा C0 से Ct, और माइनस के dt का इंटीग्रेशन t होगा और यहां लिमिट रख दूंगा 0 से t। ठीक, अब लिमिट कैसे रखते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे पुट किया जाता है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे आएगा देखो, अपर लिमिट आएगी ln Ct माइनस लोअर लिमिट क्या है, ln C0, माइनस के अपर लिमिट क्या है t और लोअर लिमिट है 0। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? चेक कर लो जरा, आराम से इसको देख लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पर इसका एक्सप्रेशन एक बना देता हूं। ठीक है, 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, इसका मैं एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दूंगा। क्लियर? इसका मैं एक्सप्रेशन आपके सामने लिख दूंगा सॉल्व करके। लॉग का फॉर्मूला लगेगा log a माइनस log b। लिख लो तो बता देना, बिल्कुल नोट कर लो इसको, तभी तो आपको समझ में आएगा कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया। ठीक है, सिंपल सी मैथ से इंटीग्रेशन वगैरह। एक कह रहा माइनस कहां गया बेटा, माइनस अभी भी है, ये देखो माइनस चला आ रहा है ना, ये रहा, के आगे माइनस लगा हुआ है। अच्छे से नहीं दिख रहा है तो थोड़ा आंखों का इलाज कराएं, ये लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं माइनस। लिख लिया, डन। सॉल्व करें।
बेटा ln यहां पर एक फंक्शन होता है जो कि मैथ्स में होता है, इस फॉर्मूले में ln आता है। ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा मैथ्स तो नहीं समझाऊंगा ना, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और सिंपल मैथ्स तो आनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं बचपन से जो तुमने मैथ्स पढ़ी पहले मैं उसको रिवाइज कराऊं कि देखो बेटा 5th क्लास में तुमने ये पढ़ा था, बेटा 6th क्लास में तुमने ये पढ़ा था, 9th क्लास में तुमने ये पढ़ा था। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 12th में पढ़ रहे हो ना। इसका मतलब हम ये मान के चलेंगे कि थोड़ी बहुत मैथ्स आपको आती है ना, बिल्कुल ही ढपोर संग नहीं हो तुम। चलें आगे, चला जाए। अब एक फॉर्मूला होता है यहां पर, क्या लॉग लिखा हो या ln लिखा हो, फॉर्मूला सेम होता है। ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ln a माइनस ln b क्या होता है? ln a अपॉन b। तो अब मैं यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं। ln ct माइनस ln c नॉट क्या हो जाएगा? ln ct बाय c नॉट, और माइनस के t माइनस 0 को t लिख सकता हूं मैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? ठीक है, एक कह रहा सर 5th क्लास में कौन सा लॉग पढ़ाया जाता है? तो बेटा 5th क्लास में 4/2 तक तो सिखा दिया जाता है, ये भी तुम पूछते हो। 5th क्लास में लॉग तो नहीं सिखाया जाता, लेकिन ये तो सिखाया जाता है, ये भी तुम पूछते हो 5/1.25 कितना आया। देखो हरकत है इनकी। यहां तक क्लियर है? चले आगे। अब यहां पर एक फॉर्मूला और होता है, ln x इज इक्वल टू, अगर a है तो x इज इक्वल टू e टू दी पावर a होता है। अगर मैं एंटी लॉग ले लूं, ठीक है, अगर मैं एंटी लॉग ले लूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, कैसे? सी टी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू ई टू दी पावर में क्या लिख दूंगा? माइनस के टी लिख दूंगा। तो सी टी तुम्हारा क्या बन गया? सी नॉट को इधर ले जाऊंगा तो ई टू दी पावर माइनस के टी आ जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन बना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का आफ्टर इंटीग्रेशन, इसलिए इंटीग्रेटेड रेटो लिखते हैं। इसको बोलते हैं विलहेमे फॉर्मूला। इसका नाम है विलहेमे फॉर्मूला। टी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, क्लियर? अब ये यहां पर क्या क्या है? सी नॉट क्या है? सी नॉट, सी नॉट है बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सी नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सी टी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। के क्या है? रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। टी क्या है? टाइम। और ई क्या है? एक्सपोनेंट बोलते हैं इसको, एंटी लॉग के बाद जो आता है। ठीक है, बिल्कुल याद करना बेटा ये फॉर्मूला। तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। क्लियर से? चलो इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन भी करते हैं अपन, है ना। बिल्कुल आ सकता है बेटा एग्जाम में डेरिवेशन। तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी आपका इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आया। नोट कर लो तो बता देना। जैसे ही आप नोट कर लें तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दें, तो मैं आपको फिर इसके और फॉर्मूले बताता हूं जिसकी हमें और जरूरत पड़ती है। डन एकदम? चलें, चला जाए? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी फॉर्मूले को कुछ एडिट करेंगे, तो वेरियस रेट एक्सप्रेशन आप अपन लिखेंगे कैसे? वेरियस इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन अब हम लिखेंगे कैसे? अब इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत तुम्हें एग्जाम में पड़ सकती है। अब जैसे मान लो ये लिखा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूं।
यहां से इक्वेशन नंबर, इसको मैं 3 बोल रहा हूं क्योंकि मैंने 1 और 2 इसको माना है, इसको मैं 3 बोल रहा हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन की मैं हेल्प ले रहा हूं, ध्यान से देखना इस इक्वेशन की। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, क्या थी इक्वेशन 3? एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही था, टी माइनस 0t लिख दिया। अब इस फॉर्मूले को मैं ऐसे कर रहा हूं कि एल एन सी टी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये लिख सकता हूं मैं। अब मैं यहां पर एंटी लॉग नहीं ले रहा, इसी फॉर्म में छोड़ देता हूं, ठीक है। बस एक माइनस को एडजस्ट कर देता हूं। कैसे? अगर एल एन एक्स को मैं माइनस एल एन 1/x लिखूं तो क्या ये बात सही है? अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देता हूं तो लॉग में वैल्यू माइनस निकल के आती है, लॉग हो चाहे एल एन हो, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, माइनस एल एन सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये लिख दूं। और सी टी बाई सी नॉट अगर मैंने माइनस लगाया है तो ये चेंज होकर सी नॉट बाई सी टी हो जाएगा। क्या ये बात सही है भाई? एल एन सी टी बाई सी नॉट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करते हो तो बाहर माइनस आता है, ये मैथ्स में होता है। माइनस से माइनस कट गया तो एक आपके पास नया इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन आया। आप इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं एंटीलॉग के फॉर्म में लिखूंगा तो उसको विलहेमे फॉर्मूला बोलते हैं, इसको विलहेमे फॉर्मूला नहीं बोलते, बस इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से ध्यान रखना। तो पुराना वाला भी तुम इंटीग्रेट, सेम ही बात है ना, बस उसको एडजस्ट ही तो किया है तुमने, इक्वेशन ही तो एडजस्ट की है, सेम बात है वो, है ना। तो तुमने एंटीलॉग नहीं लिया, इस फॉर्म में छोड़ दिया तो भी सही है, बात बराबर है, ठीक है। तो के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी लिख सकता हूं मैं, नोट कर लो इसको। फिर हम इसको एक और तरीके से लिखते हैं ना, तो हम वेरियस रेट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये भी दे सकते हैं, पिछले वाला भी दे सकते हैं, और इसको लॉग के टर्म में कन्वर्ट करके भी दे सकते हैं, वो भी बताऊंगा, ठीक है। सेम ही बात है, कोई अलग नहीं है। लिख लो तो बता देना। बहुत बढ़िया बेटा श्रेया, वेरी नाइस, वेरी गुड। गंगा का कहना है सर 2 फॉर्मूले सेम चीज क्यों? अरे भाई, एग्जामिनर तुमसे पूछ लेगा 4 ऑप्शन देके, मान लो वो सीटी वाला विलहेमे फॉर्मूला ना देके ये लिख देगा तो क्या क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे? तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है फिर। अगर तुम क्वेश्चन ही छोड़ के आ गए कि सर आपने तो हमें विलहेमे फॉर्मूला बताया था, बेटा हमने ये भी बताया तुम्हें कि एल एन के फॉर्म में भी एग्जाम में दे दे तो भी कर देना, छोड़ के मत आ जाना, ठीक है। डन, चलो बढ़िया। अगला देखते हैं, ये मैंने एल एन के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो वेरियस रेट एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं, तो पहला वाला कौन सा लिखा? एल एन वाला, ठीक है। अब हम वेरियस रेट एक्सप्रेशन में लॉग वाला लिख लेते हैं। अभी हमने एल एन वाला लिखा, अब क्या लिखेंगे? लॉग वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो नॉर्मल वाला विलहेमे, एक एल एन वाला, एक लॉग वाला, ठीक है। तो लॉग वाला देखें कैसे। मैं इसको बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल रहा हूं। तो फ्रॉम फोर्थ, क्या थी फोर्थ इक्वेशन? के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। अब एक फॉर्मूला होता है क्या? एल एन एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग एक्स। क्या अंतर है दोनों में? इसका बेस ई होता है, इसका बेस 10 होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला होता है, इसको लगा देंगे यहां पर, तो क्या बन जाएगा आपका? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, ठीक है। और लॉग लिख दिया तो ऑटोमेटिकली बेस 10 ही मान लेते हैं अपन, है ना। एल एन लिखा है तो बेस ई, लॉग लिखा है तो बेस 10। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये बन गया। तो एग्जामिनर किसी भी फॉर्म में आपको दे सकता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला दे दे, दूसरा दे दे, तीसरा दे दे, कोई भी दे दे, आपको आंसर लगा के आना है, ठीक है। क्लियर है एकदम? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। तो तीनों फॉर्मूले सेम बात है।
तीनों फॉर्मूले सेम ही बात है। लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे, फिर मोल के टर्म में भी लिखेंगे अपन, है ना। ये मैंने किस टर्म में लिखा? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा है। डन है एकदम। लिख लो तो बता देना। एक कह रहा है हे भगवान कितने फॉर्मूले हैं। बेटा ये सब फॉर्मूले याद होते हैं, डॉक्टर जो बन जाता है ना उसको याद होते हैं। किसी डॉक्टर बने हुए इंसान को अगर जानते हो तो उससे पूछो क्या तुमने ये फॉर्मूले याद किए थे एग्जाम के लिए, वो बोलेगा यस। इसका मतलब ये फॉर्मूले याद किए बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते। चलें आगे। तो जो रास्ता डॉक्टर बनने का है वो यहीं से गुजरता है, ठीक है। चलें, डन। हो गया। चलो भाई, अब चलते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अब अपन पूरा डेरिवेशन दोबारा से नहीं करेंगे कि फिर से डेरिवेशन करने बैठ गए। क्यों? अगर तुम डेरिवेशन करने जाओगे तो इन टर्म्स ऑफ मोल करोगे। कैसे? आप बोलोगे ए से प्रोडक्ट बन रहा है, और मोल के टर्म में बोलोगे टी इज इक्वल टू 0 पर अगर ए मोल मैंने मान लिए, ए मोल, टी इज इक्वल टू 0 पर मैंने ए मोल मान लिए, और टी इज इक्वल टू टी पर ए में से कुछ कम हो गए, तो मान लो एक्स कम हो गए। मैंने मोल के टर्म में लिख रहा हूं मैं, है ना। आप इसको मोल के टर्म में ऐसे भी बोल सकते हो कि सर आप ए माइनस एक्स क्यों लिख रहे हो, आप तो इसको ऐसे लिख दो कि टी इज इक्वल टू 0 पर ए है और टी इज इक्वल टू टी पर ए टी है, ऐसा भी लिख सकते हो। मोल के टर्म में ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन मैक्सिमम बुक्स जो कंसीडर करती हैं और एनसीईआरटी भी जिसको मानती है वो ये मानती है कि मोल को हम इसके फॉर्म में लिखा करेंगे। आप ए माइनस एक्स को ए टी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? ए माइनस एक्स के फॉर्म में। तो टी इज इक्वल टू 0 पर ए और टी इज इक्वल टू टी पर ए माइनस एक्स, तो आपकी लिमिट क्या लगेंगी बताओ? आपकी जो लिमिट लगेंगी, ध्यान से देखना जरा, मैं पीछे ले जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपकी लिमिट क्या लगेंगी बोलो? यहां पर, यहां आपकी लिमिट अब ये ना लग के ये नहीं लगेगी, इसकी जगह क्या लगेगी बताओ? ये लिमिट ना लग के क्या लगेगी? ए, और यहां क्या लगेगी? ए माइनस एक्स। पूरा डेरिवेशन ऐसे ही सॉल्व होगा। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे डायरेक्ट रिजल्ट अगर लिखने हैं तो सी नॉट हटाकर मैं ए लिख दूंगा और सी टी हटाकर ए माइनस एक्स। क्या ये बात सही है? बोलो 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 बोलो, बताओ। सही बात है ना। अगर मैं सी नॉट को ए लिख दूंगा, सी टी को ए माइनस एक्स लिख दूंगा, तो क्या ये बात सही है? एक कह रहा है सर डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, बायो से पढ़ के जाओ, बन जाओगे क्या डॉक्टर? बताओ जरा, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े अगर आप अच्छे कॉलेज के डॉक्टर बन सकते हो तो मुझे बताओ। चमत्कार हो जाएगा अगर ऐसा तुमने कर दिया तो। क्योंकि डॉक्टरी के एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो इनमें से भी दिखेंगे तुम्हें। तो कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने में फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिना उसके भी बन सकते हो तुम। हाँ बन सकते हो अगर तुम्हारे घर वालों के पास इतना सारा पैसा है तो। फिर तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। चलें आगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये डेरिवेशन दोबारा क्यों करें हम तो बस लिमिट को चेंज कर दें, है ना। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ मोल जब लिखोगे तो आप ऐसे लिखा करोगे। इसका मतलब मैं डायरेक्टली ये बोल दूं कि सी नॉट को मैं ए लिख दूं और सी टी को क्या लिख दूं? ए माइनस एक्स। क्या ये बात सही है? जहां जहां सी नॉट है वहां मैं ए लिख दूं और जहां जहां सी टी है वहां ए माइनस एक्स लिख दूं। क्या ये बात सही है? ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सी नॉट को ए लिख दिया, ये समझना। इसका मतलब ये नहीं है मैंने डेरिवेशन दोबारा किया लेकिन मोल के टर्म में किया, ऐसा नहीं है इसका मतलब। कॉन्सेंट्रेशन और मोल सेम कैसे हो सकते हैं भाई? कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला ही होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो वो सेम नहीं है, हाँ, लेकिन मैं उसको सॉल्व करने के लिए ऐसा लिख सकता हूं कि भैया लिमिट मैंने चेंज कर दी। ठीक है,
लिमिट मैंने चेंज कर दी, और लिमिट चेंज करोगे तो विल हैमे फॉर्मूला सीटी वाला क्या था, सीटी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी, ये था। तो मैं बस क्या कर रहा हूं, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। करना दोबारा से डेरिवेशन है, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, बार बार क्यों करें। तो हम सीटी को क्या लिख दें, ए माइनस एक्स लिख दें, और सी नॉट को ए लिख दें। क्या ये बात सही है। तो मोल के टर्म में आपका पहला फॉर्मूला बनेगा ये, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। क्या पहला फॉर्मूला मोल के टर्म में, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस के टी, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बनेगा मोल के टर्म में क्या, के टी इज इक्वल टू एल एन, सी नॉट बाई सी टी था, तो सी नॉट को ए लिख दूं और सी टी को ए माइनस एक्स लिख दूं। और थर्ड फॉर्मूला बनेगा के टी लॉग बेस 10, लेकिन अब आ जाएगा 2.303 लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्या ये बात सही है। अब तो ये तीन फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहां पर x क्या है। बेटा x यहां पर है, मोल ही है। मान लो पहले 10 मोल थे, 10 में से 2 कम हो गए, तो वो मोल को इसके डिफरेंस के टर्म में लिखा है। क्यों, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट तो कम ही होता है ना। शुरू में अगर 10 मोल थे तो 10 में से 2 कम हो गए, तो वो x मोल ही है। हमने मान लिया कि x मोल कम हो गए। ठीक है, तो a भी मोल है और x भी मोल ही है। ठीक। अगर मुझे यहां पर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखना है, याद करो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे लिखते थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर लिखना है, बताओ क्या लिखोगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर मैं अल्फा मान लूं, तो ये क्या लिखोगे, कितने मोल कम हुए, x, इनिशियली कितने थे, a। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को तुम लिखोगे x बाय a। डीओडी क्या बोलते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने मोल कम हुए। फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, कितने मोल कम हुए और इनिशियल कितने थे, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है। तो अल्फा क्या आ गया, x डिवाइडेड बाय a, क्योंकि इनिशियल मोल a थे। ठीक है, मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मान लिया। क्लियर है एकदम, डन है मामला। तो मोल के टर्म में हमने ये एक्सप्रेशन लिखा। समझ गए बात को। बिल्कुल करेंगे बेटा सवाल, लेकिन पहले अपन पढ़ तो लें थ्योरी, उसके बाद सवाल करेंगे। तो मैंने क्या किया, सी नॉट को ए लिख दिया और सी टी को ए माइनस एक्स लिख दिया, लिमिट चेंज कर दी मैंने। ठीक है, नोट कर लो तो हम आगे बढ़े। मोल के टर्म में भी लिख दिया मैंने। तो अगर आपको मोल के टर्म में लिखना है तो इनको अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आप एक बार कॉन्सेंट्रेशन वाले तो याद कर ही लोगे ना। बस कॉन्सेंट्रेशन वालों में याद रखो, सर मुझे सी नॉट को ए पुट कर दूंगा और सी टी को ए माइनस एक्स, तो मोल के टर्म में आ जाएगा। लिमिट ही तो चेंज करनी है आपको मोल के टर्म में। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कितने मोल कम हुए वो ऊपर लिखो, टोटल मोल नीचे लिखो। जैसे अगर मान लो मुझे कोई रिएक्शन में मोल दे रखे, जैसे मान लो इसके मोल 10 दे रखे हैं, 10 में से 2 कम हो गए, व्हाट इज द डीओडी, 2/10। 10 में से 4 कम हो गए, 4/10। 10 में से 5 कम हो गए, 5/10। इस तरीके से लिखा करते हैं डीओडी, है ना। समझे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कितने मोल कम हुए और इनिशियल कितने थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, डन हो गया मामला, क्या बात है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, हाफ लाइफ या T50% क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हाफ लाइफ क्या होता है। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, क्या, द टाइम व्हेन 50% of the reactant is consumed, मतलब 50% रिएक्टेंट जब खत्म हो जाए तो उस टाइम को बोलते हैं कि T50% है। फिर से सुनना डेफिनेशन, जब रिएक्टेंट 50% हो जाए, जैसे मान लो पहले तुम्हारे पास
कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर थी। अब 10 मोलर से 5 मोलर जब हो जाएगी तो हम इसको बोल देंगे कि 50% हो चुका है। अगर मोल के टर्म में लिखना है तो 10 मोल से जब 5 मोल हो जाएंगे तो बोल दोगे 50% टाइम हो चुका है। इसका मतलब होता है T50%। तो T50% यानी कि हाफ लाइफ वो समय होता है जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, जैसे आपका लेक्चर मान लो 2 घंटे का होता है, ठीक है, 2 घंटे का लेक्चर होता है, वो 1 घंटे हो चुके होंगे तो हम बोल देंगे कि हाफ लाइफ हो चुका है। ठीक है, सीधी सी बात है। आधा अगर रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया या कंज्यूम हो गया तो आधा बचेगा। तो अगर हम T50% निकालें तो कैसे निकालोगे? देखो, चाहे आप मोल से निकाल लो चाहे कॉन्सेंट्रेशन से निकाल लो, दोनों से सेम आएगा। कैसे? अगर तुम्हारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पर C0 कॉन्सेंट्रेशन है तो T इज इक्वल टू 50% जब हो चुका होगा, है ना, T इज इक्वल टू T50% लिखोगे तो क्या बोलोगे कि आधा अगर रिएक्टेंट चला गया तो कितना बचा? आधा बचा। इसका मतलब जो CT होगा वो क्या होगा? बोलो जरा, CT क्या होगा बेटा? C0/2 ही तो होगा। क्यों? आप इसको ऐसे लिखोगे, C0 में से आधा चला गया तो आधा चला गया तो आधा बचेगा ना। देखो, आप क्या बोलोगे? T इज इक्वल टू 0 पर मान लो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन C0 थी, T इज इक्वल टू T पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? CT, और CT तो होती है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T। तो कितनी कॉन्सेंट्रेशन बच गई? आधी चली गई तो आधी बच गई ना। आधी चली गई तो आधी बच गई, आधी चली गई तो आधी बच गई, तो आधी बच गई मतलब CT क्या बच गई? C0/2। अब इसी को हम सॉल्व करके निकाल लेते हैं। कैसे? ऐसे, KT इज इक्वल टू ln, C0 ऊपर था, CT नीचे था, ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया पीछे। अब अगर टाइम तुम्हारा हाफ लाइफ है 50% है तो क्या बोलोगे? ln C0 अपॉन CT कितना है? C0/2। तो ये हो जाएगा KT 50% इज इक्वल टू, इससे ये उड़ा देंगे और 2 पर भेज देंगे तो ln2 आ जाएगा। तो T 50% तुम्हारा आ गया ln2/k, और ln2 की वैल्यू आप लोग याद कर लो 0.693 होती है। ठीक है, 0.693 होती है, जरूरत पड़ेगी इसकी, याद कर लेना। तो फाइनल फॉर्मूला आपका ये दोनों बने, इनमें से कोई भी याद कर लो, बस ध्यान रखना ln2 की वैल्यू 0.693 होती है। ठीक है, और T50% लिखा रहे या हाफ लाइफ लिखा रहे, या कभी कभी सवाल में T1/2 भी लिख देते हैं, 1/2 का मतलब 50% ही होता है ना। क्लियर है एकदम? तो टाइम व्हेन 50% ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम, अगर 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया तो 50% ही तो बचेगा। तो CT क्या बचेगा? C0 में से 50% चला गया तो 50% बचेगा, मतलब C0/2। सर आपने हमें ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में समझाया, मोल के टर्म में भी समझा दो कि हम मोल के टर्म में निकालेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लो, और यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिख लो। क्या? आप मुझे एक्सप्रेशन में देखकर बताएं आंखों से, क्या यहां हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है? क्या इसमें कहीं कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ये तो कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन तो कट चुका था ऊपर। देखो, इसका मतलब लिखेंगे क्या कि T हाफ या T50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? आप कॉन्सेंट्रेशन चाहे कितनी भी ले लो, शुरुआत मान लो आपने स्टार्टिंग करी 10 मोलर से, फिर आपने स्टार्टिंग करी 20 मोलर से, फिर आपने स्टार्टिंग करी 30 मोलर से, सबका हाफ लाइफ सेम रहेगा। आप स्टार्टिंग कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, हाफ लाइफ सेम रहेगा। वो किस बात पे डिपेंड करता है? के क्या है उस रिएक्शन का, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का के क्या है, उस बात पे डिपेंड करेगा बस। कॉन्सेंट्रेशन आप कितनी भी ले लो, शुरुआत आप कहीं से भी कर दो,
10 मोलर से शुरू करो, 20 मोलर से शुरू करो, 50 मोलर से शुरू करो, 5 मोलर से शुरू करो, सबका टी हाफ सेम होगा। वो तो के पे डिपेंड करेगा। हाँ, के बदल दोगे तो टी हाफ बदलेगा। मान लो एक रिएक्शन का के है तुम्हारे पास 5, दूसरे का 10, तो दोनों का ऑब्वियसली टी हाफ अलग लगाएगा, है ना। तो हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर। किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। आज बेटा हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट टर्न पे और भी ऑर्डर पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो वहां कुछ और आएगा। ठीक है, क्लियर, डन। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं मोल के टर्म में भी समझा देता हूं कि अगर कोई मोल से करता, भाई कोई दिमाग चलाता ना कि सर हमें कॉन्सेंट्रेशन से नहीं मोल से समझा दो, मोल से भी समझा देंगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक बच्चा कह रहा है क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? बताओ मुझे, क्या के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? पीछे पढ़ा था हमने, के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यस, तो अगर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो टी हाफ भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलें आगे। क्या सभी लोग नोट कर चुके हैं? पक्का? चलो बहुत सही। अब मैं मोल के टर्म में समझा रहा हूं, नोट नहीं करना, लिखना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूं। क्या? अगर तुम मोल से चलते तो ऐसा बोलते कि सर T इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल मोल A है और T इज इक्वल टू, अगर T 50% हो जाएगा तो A माइनस A/2 हो जाएगा। सही बात है भाई, X तुम्हारा A/2 हो जाएगा ना, 50% रिएक्शन हो चुकी है तो 50% चला गया, तो X क्या है? A/2। भाई 50% में X क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा ना, 50% रिएक्शन हो चुकी है, तो A माइनस A/2 क्या आ जाएगा? ये A/2 आ जाएगा। अब तुम एक्सप्रेशन ये यूज करोगे क्या? KT इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स। देखो क्या आ गया? ln A अपॉन A, X क्या हो जाएगा? A/2, 50% हो चुकी है, तो ln A अपॉन A/2। बात बराबर है। देखो वहां C0 कट गया था, यहां A कट गया। देखो वहां C0 कट गया था, यहां A कट गया, ln2 आ जाएगा सीधा सीधा। तो ये K T 50% तुम्हारा क्या आ जाएगा? ln2। देखो वही आ गया, आ गया। लिखना नहीं है, बस समझा रहा था बेटा। यहां पर एसोसिएशन जैसी कोई बातें नहीं होती, सिर्फ डिसोसिएशन चलता है। एसोसिएशन सिर्फ एक ही जगह होता है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां एसोसिएशन मत करना, डिसोसिएशन ही होता है यहां, ए कंज्यूम होता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ए कट गया, वहां C0 कट गया था, तो सेम ही आएगा। आप चाहे मोल से कर लो चाहे कॉन्सेंट्रेशन से कर लो, है ना। तो ये लिखना नहीं था, बस दिखा रहा था मैं आपको कि इस तरीके से होगा। तो ये हो गया आपका क्या? 50%। लेकिन समय तो कुछ भी हो सकता है सर। वाई 50%? क्योंकि बेटा 50% जो हाफ लाइफ होता है, इस मेथड को हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, हाफ लाइफ ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम, हाफ लाइफ ऑफ दिस एटम, ऐसा सुना होगा। तो हाफ लाइफ की स्टडी हम करते हैं, और हाफ लाइफ वाले मेथड से एक कार्बन डेटिंग वाली टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक होती है कार्बन डेटिंग, जिससे हम पता कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपने नाम सुना हो तो वो लोग भी यूज करते हैं, बाकी हर जगह के सर्वे वाले भी यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक से आप पता कर सकते हो कि मान लो अभी तुम्हें कुछ चीज मिली तो वो कितने साल पुरानी थी। तो यहां पर इसका यूज होता है, इसलिए हाफ लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है ना। लेकिन टाइम तो और कुछ भी हो सकता है। मान लो आपसे हाफ लाइफ ना पूछ के कोई पूछ ले T 47%, भाई रिएक्शन तो कितने भी परसेंट कंप्लीट हो सकती है ना, एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। T 40%, T 90%, T 99%, T 87.5%, T 93.5%। तो ये सब टाइम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, सबसे बढ़िया, मैं आपको एक जनरल एक्सप्रेशन दे देता हूं, आपसे कोई भी टाइम पूछ ले आप उससे सॉल्व कर लिया करो। आपसे कोई भी टाइम पूछ ले आप सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, तो कोई भी टाइम पूछ ले तो मैं उसको इन जनरल X% बोल रहा हूं। X% का मतलब क्या है? द टाइम
तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा, कोई भी टाइम पूछ ले, द टाइम व्हेन X% ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्टेंट, ऐसा बोल दो, इज कंज्यूम्ड। ठीक है, X% हो जाए, है ना, मैंने ऐसे X मान लिया, ये वो वाला X और ये वाला X अलग है, ये टाइम वाला X है कि इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, है ना। और वो X क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में लिखा करते थे, X अपॉन, कितने मोल कम हो गए, X वहां मोल होते थे। ठीक है, तो मैं इन जनरल एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं कि अगर मुझसे Tx% पूछ लिया, अब X यहां क्या हो सकता है, कुछ भी पूछ लें, 10% पूछ लें, ठीक है, 30% पूछ लें, 40% पूछ लें, 90% पूछ लें, 99% पूछ लें, 87.5 पूछ लें, कुछ भी पूछ सकते हैं, 60 पूछ लें, कुछ भी टाइम पूछ सकते हैं आपसे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इतने परसेंट रिएक्शन हो जाए, है ना, इसका मतलब क्या है, इतने परसेंट रिएक्शन हो जाए। तो टाइम व्हेन X% ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, KTX% इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस एक्स। देखो, अब यहां मैं X की वैल्यू क्या पुट करूंगा, X की वैल्यू यही सेम पुट कर दूंगा, क्यों, Tx% का मतलब है कि X कंप्लीट हो जाए, मतलब इतना रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाए, सही है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले आप ये फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, कुछ भी पूछा जा सकता है यहां पर, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे आपने अभी 50% देखा ना, चलो उससे समझ लो। देखो, अगर आपने बोला कि सर मुझे 50% निकाल के बताओ इस फॉर्मूले से, लो देख लो, क्या बोलोगे, ln A अपॉन A माइनस कितना परसेंट बोलोगे X को, 50% ऑफ दी A। देखो 50% हो गया, 50% मतलब 50/100, और ये वापस से देखो A/2 बन गया, तो A अपॉन A माइनस A/2, देखो वहीं आ गए आप, तो A अपॉन A/2 मतलब ये क्या बन गया 2, तो ln 2 तक आ गए आप, समझे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर हमें 75% टाइम बता दो, 70% बता दो, 80% बता दो, 90% बता दो, कुछ भी टाइम आपसे पूछ ले, कुछ भी टाइम आपसे पूछ ले, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है बेटा, थोड़ा फोकस होकर ध्यान से देखते जाओ, कई बार क्या होता है थ्योरी आपको अच्छे समझ नहीं होती, तभी सवाल जल्दी बनते हैं। भाई आपसे अगर पूछ ले कि X% बताओ, X% का मतलब इतने परसेंट रिएक्शन हो चुकी है, सही है ना। जैसे अगर तुमसे पूछा है कि T20% निकाल के बताना जरा, तो क्या बोलोगे, KT20% ln A अपॉन A माइनस 20% हो चुकी है, मतलब 80% बची है, तो ये वो 80 ही आएगा। देखो A अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूं 80A/100, तो 80% बच गई। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझोगे तो अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, पहले आप फॉर्मूला लिख लो, लिख लिया हो तो बता दो, डन है, क्लियर है एकदम। एक कह रहा सर 65% निकाल दो, लो KT 65% इज इक्वल टू ln A अपॉन A माइनस 65% ऑफ A। आ गया, लो सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, दिमाग बंद करके बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा, पहले बता रहा हूं मैं। अगर आप एकदम फोकस होकर लेक्चर देखोगे, आप क्या करते हो, फॉर्मूला लिखा और इधर उधर देखने लगे, अच्छा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। भाई ऑनलाइन में पढ़ने का तरीका सीधा सा है, जैसे तुम ऑफलाइन में पढ़ा करते थे किसी जमाने में। कैसे पढ़ते थे भाई, कॉपी सामने रहती थी, पेन रहता था तो चल रहा होता था, ऐसे नहीं होता था कि लेटे हुए हैं, है ना। चलें आगे बढ़े, अब मैं आपको एक सॉल्व करके बता रहा हूं डिटेल में, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, एक डिटेल में सॉल्व करके देख लेते हैं। आपसे पूछा है बताओ T75%, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात हो रही है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, KT75% का मतलब होता है ln A अपॉन
ए माइनस 75% ऑफ ए, मतलब 75% रिएक्शन हो जाए, 75% रिएक्शन हो जाए तो हो गई, देखो 75%। तो क्या लिखोगे, के टी 75% इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस 3a/4 लिख सकता हूं मैं इसको। ये वाली मैथ्स तो आती ना भाई, 25 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ जाएगा के टी 75% इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन, इसको एलसीएम लोगे तो ये a/4 आ जाएगा, सही बात है। a माइनस 3a/4 एलसीएम लेके a/4 आ जाएगा, a से a उड़ा देंगे तो ये आ जाएगा के टी 75% इज इक्वल टू एल एन 4, और एल एन 4 को मैं लिख सकता हूं के टी 75% इज इक्वल टू एल एन 4 2 की पावर 2 लिख सकता हूं। और एक लॉग की प्रॉपर्टी होती, लॉग ए की पावर बी को लिख देंगे बी लॉग ए, या फिर एल एन वाला भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आएगा, के टी 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल एन 2, के को नीचे ले जाऊंगा तो टी 75% आएगा डबल एल एन 2/k, और ये हो गया ओ एम जी। क्या हो गया ओ एम जी, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एल एन 2/k की वैल्यू क्या हो जाती है, ये है हाफ लाइफ। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 75% डबल होता है किसका, 50% का। एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, सवाल ऐसे आते हैं कि टी 50% अगर 10 मिनट है तो बताओ टी 75% क्या होगा, आपका आंसर होना चाहिए 20 मिनट। अगर टी 50% फर्स्ट ऑर्डर के लिए 100 सेकंड है तो टी 75 200 सेकंड। कितना आसान है, कितना आसान है, देखो ये कहानी है। तो इस तरीके से आप x% वाले फॉर्मूले में पुट करके कोई भी टाइम निकाल सकते हो। तो सवाल आते हैं बहुत आसान, ठीक है, सवाल आते हैं बहुत आसान, बस आपको समझना है इसको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर टी 75% निकालना है तो टी 50% का डबल होता है। मान लो किसी सवाल में टी 50% ना देके के दे देंगे, तो के से पहले टी 50% निकालो और उसको कनेक्ट कर लो टी 75 से, है ना भाई। के कुछ दिया होगा उससे टी 50%, क्या 0.693/k से एल एन 2/k से टी हाफ निकालो, डबल कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान होता है सवाल, नोट करो इसको। अब मैं क्या करूंगा, डेरिवेशन समझ गए, ऐसे आपको सभी टाइम का करना, लेकिन अपन हर एक टाइम का डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैंने एक करके बता दिया ऐसे करते हैं, हर एक का नहीं करना, डायरेक्ट रिलेशन याद करना है। आसान है रिलेशन, टी 50% के रिलेशन में ही सारे कनेक्शन होते हैं, बहुत आसान रिलेशन होते हैं, एक साइड में अपन फॉर्मूले के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अगर तुम इसको कॉन्सेंट्रेशन से करते हो तो भी कर सकते हो, कैसे, कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, एल एन सी नॉट बाई सी टी होता है, और सी नॉट क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, सी टी होता है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो आपसे बोला गया है कि 75% रिएक्शन हो जाए तो कितनी बचेगी, 25%, तो सी टी क्या बचेगा, सी नॉट बाई 4। तो ये भी देखो वही आ गया सीधा एल एन 4। तो कॉन्सेंट्रेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। टाइम हम मोल के टर्म में निकालते हैं तो थोड़ा आसान पड़ता है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है उसमें, हमें तो बस एक्स की वैल्यू वही पुट करनी जो टाइम पे दे रखी है। टी 50% तो एक्स हो जाएगा 50% ऑफ ए, टी 75% तो एक्स हो जाएगा 75% ऑफ ए, टी 90% तो एक्स हो जाएगा 90% ऑफ ए, ठीक है। नोट कर लो तो बता देना, नोट कर लो बेटा तो बता देना। एक कह रहा के कहां चला गया भाई, एल एन 2/k को टी हाफ लिखा, बुद्धि कम है भाई, गजब गजब ही हो भाई, लक्स नीट वाले बच्चे मजे बांध देते हो यार तुम लोग। कह रहे हैं के कहां गया, अरे भाई एल एन 2/k को ही तो टी हाफ लिखा।
एकदम मजा आ जाता है कई बार तो। चैट बॉक्स तुम्हारा देख लो ना, ऐसा भरा पड़ा है सारे LN2/K कहाँ चला गया, अरे उसी को तो T50% लिखा है। चलें आगे बढ़े बेटा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ध्यान दो, है ना। डन। चलिए भाई, अब अपन ने क्या करा, फॉर्मूले से सारे टाइम निकाल लिए और आपके सामने लिखे हुए हैं ये सारे टाइम निकाल लिए। आप निकाल सकते हो कैसे, फॉर्मूले पुट करके सारे निकाल सकते हो आप। तो ये आप फॉर्मूले डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है। T75% हमने निकाला था, क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ T50%। सारे T50% के रेस्पेक्ट में लिखेंगे क्योंकि T50% एग्जाम में दिया जाता है। 87.5% 3 टाइम्स होता है, 93.75 4 टाइम्स होता है। ये आप निकाल सकते हो बाकायदा सॉल्व करके। 90% होता है 3.33 टाइम्स T50%, 99% होता है 6.66, 99.9% होता है 9.99। हाँ, इसको तुम नियर अबाउट 10 लिख सकते हो, देखो 10 टाइम्स लिख सकते हो आप इसको, 9.99 को 10 टाइम्स। T99.99% 13.34। ऐसे आप टाइम निकाल सकते हो। तो ये टाइम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो डायरेक्ट आप ध्यान रखो, बहुत आसान है, ध्यान रखना। 75% 2 टाइम्स होता है, 87.5% 3, ये 4 टाइम्स। फिर T90% 3.33 टाइम्स है, इसका डबल हो रहा है, देखो ये डबल हो रहा है, इसका ट्रिपल हो रहा है, इसका 4 टाइम्स हो रहा है। कनेक्ट करके याद कर लो, देखो कनेक्शन से याद करवा देता हूं। अगर 90% तुमने याद कर लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा है 90 के बाद क्या आता है, 90 के बाद 99 आता है, ठीक है। अब ये मत करना 91 आता है, टाइम में बता रहा हूं, ये जो फॉर्मूला है 90 का 99 आता है तो 3.33 का डबल, डायरेक्ट याद हो जाएगा आपको। अब 99.9 तो इसका ट्रिपल 3.33 का, देखो 99.99 तो 4 टाइम्स। तो ये 90 वाले टाइम 90 99 वाले टाइम एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन याद कर सकते हो, बार बार डेरिवेशन नहीं करेंगे अपन हर एक टाइम का, समझ रहे हो। तो ये जो 90 वाले टाइम है ये सब एक साथ याद हो जाएंगे और इधर वाले टाइम एक साथ याद हो जाएंगे। देखो ये 3 को अलग कैटेगराइज कर लो, मतलब अलग तरीके से याद करो इन 3 को, और इनको अलग तरीके से याद कर लो। भाई इधर क्या हो रहा है 2 3 4 75 87.5 93.75। अब 90 वाले टाइम में एक याद कर लेना बस, इसका डबल, इसका ट्रिपल, इसका 4 टाइम्स, सीधे याद हो जाएंगे। तो आपको T50% दिया जाएगा, कोई भी टाइम पूछ लेंगे, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लेना, ठीक है। सर यही टाइम क्यों लिखे, और भी नहीं होते, होते हैं, लेकिन एग्जामिनर इनमें से ही पूछता ज्यादातर, ठीक है। T60% 40% सब निकाल सकते हो, लेकिन एग्जामिनर इनमें से ही पूछता है। अब ये हो सकता है कि कई बार तुम्हें T हाफ ना देके 90% दे देंगे, मान लो ये दिया है और ये निकालना है, तो रिलेशन तो बना ही लोगे ना। T50% के रेस्पेक्ट में दोनों रिलेशन है, आपस में दोनों को डिवाइड कर दो, है ना। वो हम एग्जामिनर जैसे सवाल देगा वैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अभी अपन कुछ क्वेश्चन लेंगे, क्लियर। ठीक है, कोई भी टाइम निकाल सकते हो। मैंने ये क्यों लिखे, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप के सवाल पूछते रहता है, ये वाले जो बोर्ड पे लिखे। और इतना पक्का ध्यान रखना, यहां कभी भी T100% नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता 100%, आओ देखते हैं। अगर कोई पूछे तुमसे T100%, बताओ जरा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर तुमसे कोई 100% पूछे तो क्या ये 100% कभी हो सकता है, देखो क्या ये कभी 100% हो सकता है, बताओ। अब ये तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, देखो 1/0 आ जाएगा ln इनफाइनाइट। अब ये तो अनडिफाइंड है ना, इसका मतलब 100% वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए ध्यान से एक पॉइंट लिखेंगे, क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर गो फॉर कंप्लीशन, क्योंकि लॉग में इनफाइनाइट बन जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर गो फॉर कंप्लीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, ध्यान रखना, चलती रहती हमेशा, ठीक है। क्लियर है एकदम।
क्योंकि वो लॉग में नीचे वैल्यू 0 बन जाएगी ना। एक्स को क्या रखोगे, 100% रख दोगे सीधा ए का। ठीक है, क्लियर। चलो नोट कर लो, फिर हम कुछ सवाल करेंगे जो एग्जाम में कुछ आते रहते हैं। लिख लीजिए, तो सवालों से आपको समझ में आ जाएगा। एक कह रहा हम लोग बहुत मस्त है ना, बेटा बहुत ही मस्त हो तुम लोग। भाई साहब तुम लोगों जैसी मैथ्स ना पिछले साल वाले लक्ष्य बैच की भी नहीं थी। मजे बांध देते हो तुम लोग। चलें आगे। डन। सवाल कर लेते हैं। चलिए आइए 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 आइए। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी 0.75, 0.75 का मतलब परसेंटेज में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 75% ही लिखोगे ना। ये दे रखा है 1386 सेकेंड्स। देयर फॉर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बताना है। वो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलो या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलो, मतलब के तुम्हें निकालना है। टी 75% दिया है, के निकालना है। कैसे निकालोगे बताओ जरा, कैसे निकालोगे। टी 75% होता है 2 टाइम्स ऑफ टी 50%। क्या ये बात सही है। टी 75% है 1386, 2 टाइम्स ऑफ एल एन 2/k। के यहां से निकालेंगे क्या, 2 टाइम्स ऑफ एल एन 2 रख दूंगा 0.693 डिवाइडेड बाय 1386। क्या ये बात सही है। सॉल्व कर लो अब। तो ये आ जाएगा आपका 0.693 इंटू 2 होता है 1.386 अपॉन 1386। पॉइंट हटा दो, नीचे 1000 आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा आपका के। और 1/1000 क्या होता है, 10⁻³ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो के की यूनिट हमेशा टाइम इनवर्स रहेगी। अब टाइम क्या है यहां पर, सेकंड में, तो सेकंड इनवर्स। कितना आसान है। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा। तो बेटा इसकी थ्योरी तुम्हें ज्यादा दिख रही होगी सर, कितनी सारी थ्योरी है। हाँ थ्योरी ज्यादा, क्योंकि हम पूरा समझाते हैं ना डिटेल में। डायरेक्ट थोड़ी फॉर्मूला लिख देंगे, डिटेल में समझाते हैं हम कि इस तरीके से ऐसे ऐसे आता है। आपको तो फाइनल रिजल्ट याद रखने हैं ना, कि क्या टाइम का रिलेशन है। बहुत आसान सवाल होते हैं, नोट कर लो। आ गया था सबका, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्लियर है एकदम, नोट कर लो। फिर मैं अगले क्वेश्चन से पोल क्रिएट करके दे दूंगा, देखता हूं कितने लोगों को समझ में आया है। डन है मामला। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, और पोल क्रिएट कर रहा हूं, बताना टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय दिस। टी 3/4 बताना है। टी 3/4 कितना आएगा परसेंटेज में, 3/4 का परसेंटेज निकाल लो ना 100 से मल्टीप्लाई करके, कितना आएगा, और आंसर बता दो। पोल क्रिएट कर दिया है मैंने, देखते कितने लोगों का आता है। बोलिए। बोलो। फटाफट से आंसर बता दो, सभी लोगों का आ जाना चाहिए।
आया क्या? बहुत बढ़िया, 71% जनता का आ चुका है, बहुत सही। 72, वेरी नाइस। T3/4 मतलब कितना होता है परसेंटेज में? T75% ही है ये, ठीक है। और T½ मतलब T50% है। तो आपका T75% जो है वो डबल होता है किसका? T50% का। तो डबल हो गया मतलब 2 × 0.693 के, सीधा सीधा फॉर्मूला है। 1.386 डिवाइडेड बाय के, चेन्नई आंसर है। देखते हैं फाइनल, 78% का आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। क्लियर? अगला सवाल करेंगे। चलिए पढ़िए जरा सवाल को, क्या कह रहे हैं। T½ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी 2 मिनट। द परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 360 सेकेंड। कितना बचेगा? कितना बचेगा ये आपको बताना है। कितना बचेगा ये आपको बताना है। करें जरा, ट्राई करें। हाफ लाइफ दे रखा है 2 मिनट, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 2 मिनट मतलब कितना होता है? 120 सेकंड हाफ लाइफ हो गया। और परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट कितना बचेगा आफ्टर 360 सेकंड? बोलो। करो, सॉल्व करो। करो, सॉल्व करो। कितना आ रहा है? पोल क्रिएट कर दें? बहुत बढ़िया, 80% जनता का आ गया, क्या बात है, बहुत सही। क्या कह रहे हैं आपसे? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है? T इज इक्वल टू 2 मिनट है। T½ कितना? 2 मिनट है। 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। तो आपको परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट चाहिए आफ्टर 360 सेकंड। कैसे करेंगे देखो। KTX% इज इक्वल टू ln A/A-x, ऐसे निकालोगे आप। तो आपको परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट चाहिए, मतलब आपको A-x चाहिए ना। क्यों? X तो कम हुआ था, ये तो कम हो गया था ना, तो कितना बचा? लेफ्ट पूछा है ना, तो A-x निकालना है, ठीक है। ये हमें निकालना है, कैसे निकलेगा? KT, या एक काम करो, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, K को मैं लिख लूं, देखना जरा, K को लिख रहा हूं ln2 डिवाइडेड बाय T½ क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? अब T50% कितना दिया है, मैं इसको पुट कर दूं, ln2 रख दूं। T50% कितना? 120 सेकंड। और Tx% मतलब 360 सेकंड के बाद। सही है। तो ln A/A-x ऐसा लिख सकता हूं। ये हो जाएगा 120 से ये 3 बार, ठीक। तो ये आ जाएगा 3ln2 इज इक्वल टू ln A/A-x। सही है। तो ये आ जाएगा ln2 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूं। 3 को उधर ले जाकर प्रॉपर्टी लगा दी ln A की पावर b वाली। तो ln A/A-x, सही है। और 2 की पावर 3 8 होता है। तो ln 8 इज इक्वल टू ln A/A-x। ln कट जाएगा दोनों साइड, ठीक। तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल टू A/A-x। तो मैं क्या निकालना है? A-x की वैल्यू निकाल ली है, कितनी आ गई? A/8। अब इसको परसेंटेज में निकाल लो, है ना। अब इसको परसेंटेज में निकाल लो। A/8, A- क्या आ गया? A/8 मतलब इनिशियल का 1/8। तो A-x कितना आया? इनिशियल का 1/8। तो मैं A-x की वैल्यू निकालनी है, पूरा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। A-x क्या आया? इनिशियल का 1/8। और 1/8 कितना परसेंटेज होता है परसेंटेज में? तो परसेंटेज में निकालोगे तो 100/8
टाइम्स ऑफ ए, 12.5% आ जाएगा। तो इनिशियल का कितना परसेंटेज है? 12.5। आगरा आंसर आ जाएगा। चेक कर लो सभी लोग, काफी लोगों का आ गया था। लेकिन अब इसको देखें अपन, फॉर्मूले को देखें, फॉर्मूले को, टी एक्स परसेंट 360 सेकंड के बाद चाहिए था तुम्हें, ए माइनस एक्स, एकदम सही है। के को मैंने एल एन टू बाई टी 50% लिख दिया, एकदम सही है। लेकिन ये सब पुट करने और सॉल्व करने पे काफी लंबा पड़ रहा है, और इसमें लॉग भी आ रहा है। लॉग को सॉल्व करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ना। अगर मैं आपको एक जबरदस्त वाली ट्रिक बता दूं तो आप एकदम समझ जाओगे कहानी। एकदम धुआंधार ट्रिक बता दूं इस टाइप के सवाल करने की, कि कभी अगर आप सोच ले कितना परसेंट लेफ्ट हो गया, कितना रिएक्ट कर गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए है सिर्फ, बाकी किसी ऑर्डर में मत लगाना। एकदम धुआंधार ट्रिक बताऊंगा, 10-15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा, इतना नहीं करना पड़ेगा। पूछो कैसे, पूछो तो एक बार। पहले आप इसको नोट करो, ये तरीका भी नोट कर लो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि इस तरीके को सॉल्व करने में, इस तरीके से सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। इसी टाइप के सवाल जिसमें आपसे ये पूछ लें, बताओ कितना परसेंट रिएक्टेंट बचा, कितना परसेंट रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, ये सब चीजें पूछेंगे आपसे, तो उसके लिए एकदम धमाकेदार ट्रिक है। ठीक है, बहुत आसान है। पहले आप इसको नोट कर लो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ऐसे करने से बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, लंबा होता है। तो सर आपने क्यों बताया? जब तक बताएंगे नहीं कि ये लंबा है तो छोटा वाला कैसे समझ में आएगा बेटे तुमको? ठीक है, डन, लिख लिया, नोट कर लिया क्या इसको? लिख लिया हो तो बता देना। चलो अब बेटा ध्यान देना, इधर इधर देखो, इधर देखो, जाना नहीं कहीं अभी। अब अपन चलते हैं एकदम सुपर ट्रिक पर, इससे आपके बहुत सारे सवाल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के हो जाएंगे। क्या है, बहुत ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास रिएक्टेंट है 100, ठीक है, शुरुआत में मेरे पास रिएक्टेंट है 100, मतलब 100% मान लिया, पूरा पूरा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 से रिएक्टेंट 50 हो गया, 100 था पहले रिएक्टेंट, 100% था, 50% हो चुका है अब। तो बताओ यहां से इधर जाने में कितना टाइम लगा होगा? आप बोलोगे सर 50% लगा होगा, सही बात है भाई। अगर 100% रिएक्टेंट था, उससे तुम्हें 50% तक पहुंच गए, तो 50% टाइम लगाना, टी 50%, है ना। अब अगर मान लो मेरे पास टी 50% शुरुआत में है, इससे तुम्हें 25% तक पहुंचना है, तो आप बोलोगे 50 से, अब इसको छोड़ दो, है ना, 50 से 25, बताओ कितना टाइम लगा? आप बोलोगे अगेन सर 50 था, 25 हो गया, मतलब टी 50% लगा, सही बात है ना। अब आप बोलोगे सर अगर मैंने इनिशियल 25 मान लिया, तो 25 से आधा कर दो, 25 का आधा कितना था? 12.5। अगर 12.5% तक पहुंच गए, तो एक बार और 50% लगा, 12.5 से और आधा कर दो, 6.75, हाफ कर दिया, और है ना, 12.5% था ना। अगर इनिशियल ले लिया इसका आधा, नहीं 6.25, 6.25 होगा आधा। तो आप बोलोगे सर एक और हाफ लाइफ लग गई, सही बात है, एंड सो ऑन, आप ऐसे आगे बढ़ते जाओ। क्या ये बात सही है? अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर 100 से 50 गए, तो कितने परसेंट रिएक्शन पूरी हो चुकी है? 50% रिएक्शन हो चुकी है।
100 से अगर 25 गए तो कितने परसेंट हो चुकी है? 75% हो चुकी है। 100 से अगर 12.5 गए तो कितने परसेंट हो चुकी है? 87.5% हो चुकी है। 100 से अगर 6.25 गए तो कितने परसेंट हो चुकी है? 93.75% हो चुकी है। सही बात है। एंड सो ऑन, आप आगे बढ़ते जाओ। क्या ये क्लियर है एकदम? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 से 50 पर गए तो 50% हो गई, लेकिन 100 से 25 पर गए तो 75% हुई। इसका मतलब जो टाइम आपको लग रहा है वो कितना कितना लग रहा है? यहां तो चलो टी 50% ही लग रहा है, वही सेम ही है। यहां लगेगा 75%, यहां लगेगा 87.5%, यहां लगेगा 93.5% एंड सो ऑन। इतना टाइम लगता जाएगा। तो अब आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल पिछले वाले सवाल में करेंगे। सही है? सही है। अब कैसे करेंगे? आप इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं, फिर आप इसको नोट कर लेना। सेम सवाल अगेन कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, और इस ट्रिक के बाद इसको अटैच कर देता हूं मैं। अब सेम सवाल आपके पास आया और आपको अब ट्रिक पता है, तो अब आप लॉग लॉग नहीं खेलना, लॉग वॉग नहीं खेलना। आप क्या करना है, जैसे मैं सिखाऊंगा, देखना जरा। देखना ध्यान से, है ना। फिर से शुरू करते हैं सवाल को, पढ़िए जरा। कहां गया? फिर से शुरू करते हैं सवाल को, पढ़िए। अब आपको ट्रिक से करना है इसको, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू बी 2 मिनट, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 360 सेकंड। तो 2 मिनट का मतलब कितना होता है? ये हाफ लाइफ है ना, 2 मिनट मतलब 120 सेकंड, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, ध्यान से सुनना, अगर आप 100 से शुरू करते हो तो 100 से 50 पर गए तो कितनी हाफ लाइफ लगी? एक हाफ लाइफ लगी, ठीक है। हाफ लाइफ कितनी है? 120 सेकंड। तो 120 सेकंड के बाद 50% बचेगा। 50 से 25 पर गए, फिर एक हाफ लाइफ लगी, मतलब 120 सेकंड फिर लगे। सही है। फिर आप 25 से 12:30 पर गए, फिर एक हाफ लाइफ लगी और 120 सेकंड फिर लगे। और इतना ही तो चाहिए था तुम्हें। 120 प्लस 120 प्लस 120, मतलब जब तुम 100 से 12:30 पर जाओगे तो 120 120 120 कितना टाइम लग जाएगा? 360 सेकंड। और यही तो चाहिए था। तो 360 सेकंड के बाद तुम्हें चाहिए था, तो 360 सेकंड के बाद कितना बचा? 12.5। तो यही तो था सीधा आंसर। तो आपको लॉग की जरूरत ही नहीं है, लॉग वॉग की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तभी होगा जब टी हाफ के मल्टीपल में टाइम पूछा जाएगा। और ऐसे सवाल बहुत आते हैं, टी हाफ के मल्टीपल में ही आते हैं, ठीक है। अगर टी हाफ के मल्टीपल में नहीं आया तो फिर तुम्हें केटी वाले फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आसान है, 100% से 50% पे गए तो एक टी हाफ लगा, 50 से 25 में दूसरा टी हाफ, 25 से 12:30 में तीसरा टी हाफ, 3 टी हाफ चाहिए तुम्हें। देखो, अगर टी हाफ 120 सेकंड है तो ये टाइम 360 सेकंड कितना है? 3 टी हाफ लगाने हैं ना, तो 3 टी हाफ के बाद तुम्हें चाहिए कितना परसेंट बचेगा। क्लियर है एकदम? तो आपको लॉग वॉग नहीं लगाना। अगर यही सवाल में पूछ लेते 240 सेकंड, तो क्या हो जाता? 240 सेकंड में आप यहां तक रुक जाते, 100 से 25 तक। समझ गए? एकदम धुआंधार ट्रिक है ये, ऐसे ही अप्लाई किया करो। हम तो देख के सॉल्व करते हैं सवाल। क्लियर? तो आपको अगर ये सवाल समझ में आ जाएगा तो आप क्या है, आगे आने वाले सवालों को दिमाग में कर लोगे। अच्छा, इसका टी हाफ 120 है, 360 सेकंड, 3 टी हाफ, 3 टी हाफ मतलब 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12:30, ठीक है। क्लियर है एकदम? क्लियर है? तो ये आप एकदम धुआंधार ट्रिक लगाकर इस टाइप के सवालों को क्रैक कर सकते हैं, जिसमें पूछेगा रिएक्टेंट लेफ्ट कितना। अगर इसी सवाल में आपसे पूछ लेते द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट की जगह पूछ लेते कंज्यूम्ड, तो आपका आंसर क्या हो जाता? आपका आंसर क्या हो जाता?
कितना कंज्यूम हुआ? 100 से 12.5 पहुंचे, कितना कंज्यूम हुआ? 87.5। ठीक है, तब आपका आंसर 87.5 हो जाता। तो इस टाइप के सवाल आएंगे ना, लेफ्ट कंज्यूम, तो ये आप निकाल सकते हो। क्लियर एकदम? मजा आ गया? वेरी नाइस। और ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही लगाना है, और मैक्सिमम सवाल फर्स्ट ऑर्डर के ही होते हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको वो ट्रिक वाला पेज दे देता हूं, उसको भी नोट कर लेना। डन एकदम मामला? क्लियर है? चलो भाई, ये वाला नोट कर लो पेज, ये ट्रिक थी आपकी। डन? हो गया? एक और तरीका है, एक और तरीका है, छोटा फॉर्मूला। लॉग वाले फॉर्मूले को ही तुम मैनेज करके छोटा फॉर्मूला बना लो ना। एक और तरीका, छोटा फॉर्मूला कैसे? आइए जरा, सुपर ट्रिक 2। जिसको ऐसे समझ में आ गया अच्छी बात, नहीं आया तो एक और तरीका है। कैसे? मैं उस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे? मेरा फॉर्मूला एक था, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी था एक, याद करो, है ना? सी नॉट बाई सी टी था ना, या ए अपॉन ए माइनस एक्स, बात बराबर ही है, दोनों सेम ही है ना? तो कैसे करेंगे हम इसको? कन्वर्ट कर लेते। कैसे? मैं के को लिख सकता हूं एल एन टू डिवाइडेड बाई टी हाफ, क्या ये बात सही है? इंटू टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी, ऐसे लिख सकता हूं। डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो अपनी ट्रिक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, बस मैं बता रहा हूं कैसे फॉर्मूला आता है। देखना जरा, ऐसे लिख लिया। अब मैं टी को यहां ले लूं आगे, टी अपॉन टी हाफ, और और एल एन टू इसके आगे लिख लूं। भाई मैंने टी इधर लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल एन सी नॉट बाई सी टी। ठीक, अब मैं यहां लिख रहा हूं एल एन टू की पावर, ये पूरा का पूरा पावर में चला जाएगा, टी अपॉन टी हाफ, क्यों? एल एन ए की पावर बी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाई सी टी। सी नॉट को तुम ए और सी टी को ए माइनस एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एल एन से एल एन उड़ा दो, तो ये देखेगा टू की पावर टी बाई टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी टी। मैं एक काम कर देता हूं, एल एन कट गया ना, अब मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्विच कर रहा हूं, मतलब ऊपर नीचे कर रहा हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या? सी टी अपॉन सी नॉट इज इक्वल टू टू, क्या बन जाएगा? 1/2, इसकी पावर टी बाय टी हाफ। तो ये फॉर्मूला आ गया, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट 1/2 की पावर टी बाय टी हाफ। तो अगर आपको क्वेश्चन में हाफ लाइफ दे रखा है और किसी और टाइम पे कंसंट्रेशन पूछ रखी है, तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं सेम सवाल इस फॉर्मूले से भी कराऊंगा। आपको डेरिवेशन नहीं लिखना, आपको यह फॉर्मूला लिखना है। आपको डेरिवेशन नहीं लिखना, आपको यह फॉर्मूला लिखना है। एक और तरीका है, यह भी एक तरीका है, इससे भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? सेम सवाल को इस तरीके से भी करेंगे। ये डेरिवेशन नहीं लिखना, बस मैं बता रहा हूं आया कैसे ये पूरा। फाइनल फॉर्मूला लिख लो, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट 1/2 की पावर टी बाई टी हाफ। लिखा? सी टी इज इक्वल टू सी नॉट 1/2 की पावर टी बाय टी हाफ। आओ जरा चेक करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखना था बस आपको। सेम सवाल अगेन। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, सुपर ट्रिक 2 के नीचे लगा रहा हूं।
चलिए हटा देते हैं इसको। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। क्या? देखिए, क्या था फॉर्मूला? सी टी इज इक्वल टू सी नॉट 1/2 की पावर टी बाय टी हाफ। रख दो, पुट कर दो, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट 1/2 की पावर टी कितना है 360 सेकेंड, और टी हाफ कितना है 120, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो सी नॉट आएगा 1/2 की पावर 3, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूले से भी। तो छोटा फॉर्मूला भी बना सकते हो आप ऐसे, सी नॉट बाई 8 मतलब 12.5%। सीटी क्या होता है? सीटी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, मतलब कितना रिएक्टेंट बचा है, वही तो पूछा है आपसे, देखो रिएक्टेंट लेफ्ट। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगाओ आप हमेशा, ऑलवेज वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमेशा है। तो ये भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सीटी को तुम a-x और C0 को a भी बोल सकते हो, नोट कर लो इस तरीके से भी, लिख लो, फिर अपन और क्वेश्चन करेंगे। डन। जो भी आपको पसंद हो वो लगा दो, सुपर ट्रिक 1 लगाओ चाहे सुपर ट्रिक 2 लगाओ, आपकी इच्छा है, बता दिए मैंने दोनों, है ना। डन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ और सवालों पर नजर डालें, फटाफट और 3-4 सवाल और करते हैं। पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं, सॉल्व करके बताओ। A first order reaction is 75% completed in 100 minutes. How long time will it take for its 87.5% completion? डायरेक्ट रिलेशन है, 75% और 87.5% का रिलेशन निकाल लो टी हाफ के रेस्पेक्ट में। टी हाफ के रेस्पेक्ट में क्या होता था? आपने बहुत सारे टाइम लिखे थे ना, आपकी कॉपी में लिखे होंगे, देखो 75% और 87.5%, दोनों को डिवाइड कर दो, टी हाफ कट जाएगा, T75/87.2/3 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो फिर उसको, है ना। तो T75% जो था वो डबल होता है, और T87.5% ट्रिपल होता है। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, 2/1 कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, तो T87.5% अपॉन T75%, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, क्यों 2 को डिवाइड किया 1 से, तो T87.5% आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ T75%, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा T87.5%, 3/2 टाइम्स ऑफ 100 मिनट, 150 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन याद है तो आप सीधे फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो, बदलापुर आंसर है। आ गया होगा सबका? डन है एकदम मामला। आ गया बेटा आंसर, मस्त मजे में, एकदम झमाझम, वेरी गुड। चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, धुआंधार। चलूं आगे, लिख लिया होगा सबने, कर लिया होगा वैसे तो। अगला सवाल क्या कह रहे हैं आपसे? रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 480 सेकंड। करें जरा, 480 सेकंड जिसकी हाफ लाइफ है, उसके लिए तुम्हें बताना है रेट कांस्टेंट। सीधा सीधा सा है, टी हाफ 0.693 अपॉन के, है ना। तो के निकालना है, तो के लिख दूं मैं 0.693 अपॉन टी हाफ, सही है। तो 0.693 और टी हाफ कितना है
480 सेकेंड। सही है। हाफ लाइफ 480 दे रखी है ना, सॉल्व कर लो इसको, आंसर बता दो। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। आया, एकदम सही आया। 1.44 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट के का। क्लियर है, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। डन। अगला सवाल। 99% of a first order reaction was completed in 32 मिनट when 99.9% of the reaction will complete। 90 और 90 सॉरी 99 और 99.99 का रिलेशन लिख लो, क्या आ रहा है बताओ जरा। 99% है, देखो 90% तुम्हें याद था, 90 वाला 3.33 था, 90 वाला 3.33 था, 99% 6.66 हो जाएगा, और 99.9 कर दो तो ये 9.99 टाइम्स हो जाएगा। सही बात है, बस दोनों में रिलेशन बना लो, 2/1 कर देते हैं। तो T 99.9% डिवाइडेड बाई T 99%, ये आ जाएगा आपका 3/2। क्या ये बात सही है? दोनों को डिवाइड करोगे 9.99 अपॉन 6.66, 3/2 आ जाएगा। तो T 99.9% मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ T 99%। तो 99.9% इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ T 99%। 32 मिनट 48 मिनट आ जाएगा। सही ना, दो से कट जाएगा 32, 16 और 16 × 3 48। चेन्नई आंसर है क्या? चेक करो जरा, क्या सभी लोगों का चेन्नई आया? तो आप देखिए कितने आसान सवाल होते हैं, बहुत आसान सवाल होते हैं, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसको एडजस्ट करो और आंसर निकालो। डन। भारी मात्रा में जनता का एकदम सही आया, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं अपन, दे दें? करोगे? लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, लास्ट क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट टर्न पर बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को आपको रिवाइज करके आना है, और क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है? और भी क्वेश्चंस के वेरिएशन इसमें होते हैं। चलो ये सवाल कर लो। क्या करना है, पोल दे दें? चलो पोल आ रहा है, संभालना। पोल आपके सामने आ चुका है।
हो गया। चलो, क्या कह रहे हैं? द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 0.069। रेट कांस्टेंट दिया है, तो इसका मतलब तुम्हें पता चल गया रेट कांस्टेंट की यूनिट से कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है तुम्हें कितना? 0.069, है ना? तो आप मुझे हाफ लाइफ का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? 0.693, है ना? 0.069। तो ये क्या करो, पॉइंट हटा के ऊपर 10 कर दो, कट जाएगा पूरा, 10 मिनट आ जाएगा। लेकिन सेकंड में कन्वर्ट करना, 10 × 60, 600 सेकंड आ जाएगा। चेक कर लो जरा एक बार। बदलापुर आंसर आया सबका? क्या आपका यही आंसर आया? सिंपल है एकदम। तो इस टाइप के सवाल होते हैं, इसमें और भी वेरिएशन होते हैं, नेक्स्ट टर्न पे कवर करेंगे। अब एक लास्ट टॉपिक और कवर कर लेते हैं आज का, ग्राफ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के कुछ ग्राफ है छोटे छोटे से, उसको कवर कर लेते हैं। डन है एकदम। चलें, वेरी नाइस। तो चलते हैं, अब अपन ग्राफ को कवर करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, कौन कौन से हमें ग्राफ बनाने हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम यहां पर रेट का ग्राफ बनाएंगे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, हम यहां पर लॉग वाले ग्राफ बनाएंगे और हाफ लाइफ का बनाएंगे। तो पहला ग्राफ मैं ले रहा हूं, ग्राफ में नंबर 1, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट लॉ होता है R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। यही लिखा था हमने स्टार्टिंग में, आज की क्लास जब शुरू हुई थी, जब हमने फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट किया था, यही होता है। तो मैं इसको बोल सकता हूं रेट इज इक्वल टू के, और इसको मैं बोल दूं कॉन्सेंट्रेशन ही तो है ये। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है ये। y इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है। कैसा दिखेगा बताओ? कैसा दिखेगा बताओ? y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसा होता है। तो ये रेट हो गया और ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई, है ना? तो y इज इक्वल टू एम एक्स का ऐसे ही ग्राफ होता है, सिंपल एकदम। अगला देखना जरा, सेकंड ग्राफ बना रहा हूं मैं, टी हाफ वर्सेस सी नॉट का, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। टी हाफ वर्सेस सी नॉट का ग्राफ बना रहा हूं मैं। क्या रिलेशन होता है पहले वो पता होना चाहिए आपको। तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। क्या इसमें सी नॉट कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या, कि ये y हो गया और ये c हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। y इज इक्वल टू कांस्टेंट, 0.693 अपॉन के कांस्टेंट ही तो हो गया, क्यों? सी नॉट पे तो डिपेंड ही नहीं करता। तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बनता है बेटा इस तरीके से, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ बनता है बेटा ऐसा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही होता है। तो ये क्या हो गया आपका? हाफ लाइफ, और ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम कुछ भी ले लो, हाफ लाइफ सेम रहेगी, है ना? और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप वैल्यू लिख सकते हो 0.693 के, इतनी वैल्यू होती है, और ये कांस्टेंट होती थ्रू आउट द रिएक्शन, सी नॉट कुछ भी हो। ठीक है, नोट कर लो, फिर अपन लॉग वाले बना लेते हैं। लिख लो इसको।
बना लो तो बता देना। हाँ, इस वाले का बच्चे स्लोप पूछ रहे हैं, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू एम एक्स, ही तो है ये हो जाएगा स्लोप इसका। डन। चलो बहुत बढ़िया। अगला देखना जरा। दो हो गए, तीसरा ग्राफ देखेंगे थर्ड नंबर पे। एल एन सी टी वर्सेस टी का, एल एन सी टी वर्सेस टी वाला ग्राफ हमें बनाना है। तो सर एल एन सी टी वर्सेस टी कहां से बनेगा? ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा। मैंने जो डेरिवेशन कराया था इधर, ये एल एन सी टी वर्सेस टी इस इक्वेशन से बनेगा। तो ये इक्वेशन क्या है? एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही है, सही है। एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यही इक्वेशन थी तुम्हारी, ठीक। तो एल एन सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी, मैं एल एन सी नॉट को इधर ले जाऊं तो ये तुम्हारा आ गया y इज इक्वल टू माइनस एम, टाइम को x बोल दिया, प्लस एल एन सी नॉट हो गया कांस्टेंट। तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव और स्लोप नेगेटिव, इस तरीके से बना सकते हो आप, है ना। तो ये हो जाएगा एल एन सी टी इधर, टाइम इधर, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू यहां पर एल एन सी नॉट हो जाएगी, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के। तो एल एन सी टी वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा आएगा, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक है। नोट कर लो इसको, एल एन सी टी वर्सेस टी का। क्लियर? आसान है एकदम। लिख लो तो बता देना। डन है। अब अगला देखिएगा, फोर्थ नंबर पे एल एन की जगह लॉग कर दूं मैं, लॉग सी टी वर्सेस टी का, लॉग सी टी वर्सेस टी का देखना। तो मैं एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लूं तो ये हो जाएगा 2.3, वही 2.303 को 2.3 ले रहा हूं, लॉग सी टी माइनस 2.3 लॉग सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। 2.3 से डिवाइड कर रहा हूं तो लॉग सी टी माइनस लॉग सी नॉट, बेस 10 में आ गया अपन, माइनस के टी अपॉन 2.3, इसको उधर ले जाऊं तो लॉग सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.3 प्लस लॉग सी नॉट, और ये क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू, इसको y लिख दूं, माइनस एम एक्स प्लस सी, सेम वही ग्राफ, लेकिन नेचर वही रहेगा, स्लोप अलग हो जाएगा बस। तो कैसा दिखने वाला है अब आपको देखना। ये हो जाएगा लॉग सी टी इस तरफ, टी वाली एक्सिस ये हो गई, स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, है ना। तो ग्राफ का नेचर वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा? ये इंटरसेप्ट हो जाएगा लॉग सी नॉट, और स्लोप क्या हो जाएगा? अब माइनस के ना होके माइनस के बाई 2.3 हो जाएगा। तो नेचर सेम रहता है, डिक्रीजिंग नेचर ही रहेगा। यहां इंटरसेप्ट इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी माइनस, सॉरी प्लस में एल एन सी नॉट, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, प्लस में एल एन सी नॉट और स्लोप माइनस के था। यहां इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग हो जाएगी बेस 10 में, और स्लोप माइनस के बाई 2.3, ठीक है। क्लियर? तो एल एन सी टी वर्सेस टी और लॉग सी टी वर्सेस टी में बस सिंपल सा अंतर ये है कि 2.3 का एक फैक्टर आ जाएगा बस। क्लियर?
डन। नोट कर लो, फिर एक लास्ट और बचा है सीटी वर्सेस टी का, वो भी बना लेते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, इनमें से कुछ ना कुछ दे रखा होगा ग्राफ में से, है ना। डन। क्लियर। एक कह रहा था 2.3 कैसे आया, मैंने इसी वाली इक्वेशन में 2.3 वाला फैक्टर ले लिया ना, ln को log में कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो एक स्टेप और ऐड कर लो, कम दिमाग है ना। यहां पर एक स्टेप और ऐड कर देता हूं कि भैया पहले तो मैं ln ct माइनस ln c नॉट दे रखा होगा क्या, माइनस के टी, अब तुम इसमें कन्वर्जन लगा रहे हो ln को log में। क्लियर है बेटा। चलिए आइए जरा, अंतिम ग्राफ है 5th नंबर पे, सीटी वर्सेस टी का। विल हैमे फॉर्मूला जो था वही लगाएंगे क्या, सीटी वर्सेस टी का क्या, सीटी इज इक्वल टू टी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला है लेकिन नेगेटिव के साथ, तो सीटी वर्सेस टी बनाना है तो ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स टाइप का, है ना। तो ये ct है, ये t है, तो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लेकिन माइनस पावर लगी है, तो आप यहां से शुरू करो और डिक्रीजिंग नेचर का एक्सपोनेंट आ जाएगा ऐसा, और कभी रिएक्शन कंप्लीट होती नहीं है तो टी वाली एक्सेस को कभी कट नहीं करेगा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सी नॉट। ठीक है, तो डिक्रीजिंग एक्सपोनेंट वाला ग्राफ। ठीक है, नोट कर लो, तो ये ग्राफ आपके हो चुके हैं कंप्लीट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट टर्न पर अपन प्रेशर वाला भी कवर करेंगे और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शंस भी पढ़ेंगे और भी आगे पढ़ेंगे, सवाल करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आज का लेक्चर रिवाइज करके आना अच्छे से। ठीक है, जो भी चीजें आपको आज के लेक्चर में डाउटफुल रही हैं कि सर ये कैसे लिख दिया कैसे लिख दिया, तो वो सिंपल मैथ्स वाली चीजें थी, उसको आप बार बार देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार देखें आप, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम। डन। तो आपको होमवर्क दे देते हैं आज का। तो आज का होमवर्क है आपका ये, मॉड्यूल में टॉपिक वाइज क्वेश्चन में जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट ऑर्डर बेटा रिवाइज करके आना, फिर बोल रहा हूं रिवाइज करके आना, नेक्स्ट टर्न पर और भी क्वेश्चन करेंगे और आगे पढ़ेंगे। क्लियर, डन है मामला। ठीक है, तो ये होमवर्क की स्लाइड अटैच कर दी है, और जाते जाते हम आपको बोल देते हैं भैया थैंक यू सो मच, आप यहाँ आते हो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा पढ़ के आया करो, मुंह उठा के मत आया करो। ठीक है, रिवाइज करके आया करो जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत बेहतर चीज होगी कि आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं कि नेक्स्ट टर्न पे हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और टाइम मिलेगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रेशर के टर्म में हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। तो आप चाहो तो इन टॉपिक को भी कहीं से पढ़ के आ सकते हो, भले ही समझ में ना आए, लेकिन एक बार आप रीडिंग करके तो आ ही सकते हो। एनसीईआरटी से ही रीड कर लो या कोई और बुक उससे रीड कर लो, लेकिन रीड करके आओ, तो क्या नेक्स्ट टर्न पे आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर है एकदम। चलें फिर, आपके जो भी डाउट हैं आप बिल्कुल कमेंट करें, हम उनका सॉल्यूशन मैक्सिमम क्वेश्चन का देने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेक्चर के डाउट भी सॉल्व करेंगे। क्लियर, बस पढ़ते रहो, एकदम मस्त रहो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।